हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी डेली यूनिवर्सिटी। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फिफ्थ सेमेस्टर का मैनेजमेंट अकाउंटिंग की यूनिट 1। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट कि इसी वीडियो में हम पूरा यूनिट 1 कंप्लीट भी कर लेंगे, क्योंकि आपका यूनिट 1 पूरा का पूरा होने वाला है थ्योरी। इस यूनिट 1 में आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, इसका स्कोप क्या है, नेचर क्या है, किस तरीके से ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग और बाकी अकाउंटिंग से डिफरेंट होती है, यही समझना है। तो ध्यान से समझना, क्योंकि ये ही है आपके पूरे के पूरे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बेस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, अब तक आपने कौन कौन सी अकाउंटिंग पढ़ ली है। अभी आपने हाल फिलहाल में सबसे स्टार्टिंग में आपने पढ़ी थी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। देन उसके बाद आपने पढ़ ली कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ठीक है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ ली। देन आपने कॉस्ट अकाउंटिंग भी पढ़ ली है। एंड द फाइनली इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता था कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते थे, किसके लिए? फॉर द एक्सटर्नल पार्टी, फॉर द एक्सटर्नल पार्टी। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में क्या होता था, उसमें भी हम यही सारी चीज़ें देखते थे। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता था कि हम किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट डिटरमाइन करते थे, ठीक है। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग बिल्कुल अलग है, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो किसी एक्सटर्नल पार्टी के लिए नहीं किया जाता, ठीक है, और ना ही कॉस्ट डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग करा जाता है ताकि मैनेजर की हेल्प हो सके, ताकि मैनेजर जो है वो ढंग का डिसीजन ले सके, मैनेजर अपनी प्लानिंग कर सके, मैनेजर अपना कंट्रोलिंग कर सके। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इसीलिए होता है। अब मैं जैसे कि आपका जो स्टार्टिंग वाला अकाउंटिंग था, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसमें फॉर्मेट का बहुत ज़्यादा फिक्स था कि आपको ऐसा फॉर्मेट रखना है, ऐसा ही फॉर्मेट रखना है। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ऐसा कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिर्फ इंटरनल पर्पस के लिए होता है, ये एक्सटर्नल पर्पस के लिए नहीं होता है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन से समझते हैं। तो देखो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जहाँ पे हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, फिर उसको रिकॉर्ड करते हैं, देन उसको एनालाइज करते हैं, देन उसको इंटरप्रेट करते हैं कि अगर हमारा करंट रेशो जो है वो 1:1 है, तो इसका मतलब क्या है, हम इसका इंटरप्रिटेशन करेंगे। एंड देन उसके बाद हम इसे कम्युनिकेट करेंगे, ताकि जो मैनेजमेंट है वो ढंग से प्लान कर सके, डिसीजन ले सके, और बिजनेसेस के जो ऑपरेशंस हैं उनको कंट्रोल कर सके। ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो मैनेजर को हेल्प करता है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो भी बिजनेस है उसको अचीव कर सके, बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके और एफिशिएंसी बढ़ा सके। अब यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन दी है जो कि रॉबर्ट एन एंथोनी की है। अगर आप इस डेफिनेशन को याद कर पाते हैं देन वेरी गुड, आप इसको ऑथर के साथ याद करें और कोट करके हैं, ठीक है। अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब हम कर तो रहे हैं मैम मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या पर्पस है, उद्देश्य क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। तो देखो, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो होता है ना मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, वो यही होता है कि रिलेवेंट फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को प्रोवाइड करी जाए, ताकि वो प्लान कर सके, डिसीजन ले सके, कंट्रोल कर सके और रिसोर्सेज को बहुत ही एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सके। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आता है फॉर्मुलेटिंग अ स्ट्रैटेजी। अब देखो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की हेल्प से जो मैनेजमेंट है वो बोथ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बना सकता है। क्यों? क्योंकि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो रिलेवेंट फाइनेंशियल और ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। फॉर एन एग्जांपल, हमें ये डिसाइड करना है कि हमें न्यू मार्केट में एंटर करना है या नहीं करना है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है या नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन उठाएंगे, अपनी ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन उठाएंगे, देखेंगे कि हमारे पास कितना पैसा है, कॉस्ट कितनी आने वाली है। अगर हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं उस हिसाब से हम डिसीजन ले सकते हैं। देन नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग एक्टिविटी। ये हेल्प करता है मैनेजमेंट को कि वो बजट प्रिपेयर कर सके, फोरकास्ट कर सके, बिजनेस प्लान देख सके और एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान टारगेट से कंपेयर कर सके, और ये देख सके कि अगर हमने जो प्लान सोचा था कि कितना हम 100 यूनिट सेल करेंगे, लेकिन एक्चुअल में कितनी सेल हुई, 90 यूनिट सेल हुई, तो ये 10 यूनिट का डिफरेंस क्यों आया, ये हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके बाद है डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड करता है रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन और एनालाइज करने में हेल्प करता है मैनेजर को कि वो बेस्ट अल्टरनेटिव चूज कर सके और ढंग से डिसीजन ले सके। अब अगर आपके पास 4 ऑप्शन है तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, जिसकी हेल्प से आप देख सकते हो कि इन चारों ऑप्शन में से सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, ठीक है। देन आता है ऑप्टिमाइजिंग ऑफ द यूज ऑफ रिसोर्सेज। देखो, मैनेजमेंट जो है बहुत ही एफिशिएंटली यूज़ कर पाता है फाइनेंशियल, ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज को विदाउट वेस्टिंग, और इंक्रीज कर पाता है प्रोडक्टिविटी को। देन आता है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। देखो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है ना वो मीजर करती है और इवैल्यूएट करती है परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट्स का। क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट वाइज हमारे पास रिपोर्ट आ जाती है। अभी आप आगे पढ़ोगे, हम ये भी देख पाते हैं कि कौन सा जो प्रोडक्ट है वो हमारा घाटे में जा रहा है, कौन सा प्रोडक्ट हमें फ़ायदा पहुंचा रहा है, जो घाटे में जा रहा है उसे बंद कर दो, जो फ़ायदे में जा रहा है उसे बढ़ा दो। तो ये सारी चीज़ें हम कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो हम परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन भी कर पाते हैं, दैट इज ऑल्सो आवर ऑब्जेक्टिव।
ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन। देखो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की हेल्प से जो मैनेजमेंट है उसको टाइमली और रिलेवेंट रिपोर्ट मिलती है डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट को, ठीक है, जिससे क्या होता है कि वो बेटर कम्युनिकेट कर पाते हैं, डिसीजन बहुत ही सोच समझ के ले पाते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का नेचर क्या है, तो उसकी फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो समझते हैं। तो देखो, ये डिसीजन ओरिएंटेड होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर रहे हो तो इसका पर्पस ये तो है नहीं कि बाहर आप जो इन्वेस्टर्स हैं उनको रिपोर्ट प्रोवाइड करो, नहीं, इसका पर्पस क्या है कि जो मैनेजमेंट है वो बट डिसीजन ले सके। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्राइमरली डिसीजन ओरिएंटेड होती है। ये रिलेवेंट फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है ताकि जो मैनेजर है ना वो बेस्ट एक्शन चूज कर सके, कि अगर उसके पास 4 प्लान है तो उसमें से कौन सा बेस्ट है वो चूज कर सके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज फ्यूचर ओरिएंटेड। देखो, अब तक हमने जो बाकी की अकाउंटिंग पढ़ी वो हमारी हिस्टोरिकल अकाउंटिंग थी, मतलब क्या कि वो फ्यूचर ओरिएंटेड नहीं थी। वो जैसे अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं, एग्जाम्पल से ही समझाती हूँ, आपको ढंग से समझ आएगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता था, जो चीज़ हो गई है पास्ट में हम बस उसको डिटेल में लिख देते थे ढंग से, अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स डिटेल में लिख देते थे और बाहर जो इन्वेस्टर्स हैं उनको दिखा देते थे कि देखो पास्ट में ऐसा ऐसा सब हो गया, ठीक है। तो ये हमारी फ्यूचर ओरिएंटेड नहीं थी, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारी फ्यूचर ओरिएंटेड होती है। वहाँ पे हम क्या करते हैं कि उनके जो ट्रांजेक्शंस हैं, सारी चीज़ें हैं, उनको देखकर हम प्लान करते हैं फ्यूचर एक्टिविटी को, जैसे बजटिंग, फोरकास्टिंग, एस्टिमेटिंग अ फ्यूचर कॉस्ट। देन नेक्स्ट आता है इंटरनल यूज ओनली। द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कभी भी एक्सटर्नल के लिए नहीं होती। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज जस्ट फॉर द मैनेजमेंट, फॉर एक्सक्लूसिवली फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट। ये तो ऐसी अकाउंटिंग होती है कि अगर किसी के बाहर के हाथ लग गई ना तो आपके बिजनेस को नुकसान हो जाएगा। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिर्फ इंटरनल यूज के लिए होती है। देन फ्लेक्सिबल इन नेचर। देखो, हमने अभी बताया था कि जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है तो उसमें हमें क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से ही सब कुछ करना है। फॉर्मेट अगर ऐसा रखना है तो ऐसा ही रखना है, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता। मैनेजमेंट अकाउंटिंग फ्लेक्सिबल इन नेचर होती है क्योंकि कोई लीगल रूल या प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं होता इसकी रिपोर्ट को प्रिपेयर करने का। रिपोर्ट जो है वो मॉडिफाई की जा सकती है अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन जो भी रिक्वायरमेंट है बाय द मैनेजमेंट, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है एनालिटिकल एंड द इंटरप्रेटिव। मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिर्फ कलेक्ट नहीं करती अकाउंटिंग डेटा को, ऐसा नहीं है कि कलेक्ट करा, बल्कि उसे इंटरप्रेट और एनालाइज भी करती है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया था कि अगर हमारा करंट रेशियो 1:1 है तो हम इसको एनालाइज भी करेंगे कि इसका मतलब क्या है, इसको इंटरप्रेट भी करेंगे। इसका मतलब क्या होता है कि हम रॉ फिगर को एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं और मैनेजरियल डिसीजन को सपोर्ट करते हैं। देन नेक्स्ट इज इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो नॉलेज अपना ड्रॉ करता है वेरियस डिसिप्लिन से, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग से भी चीज़ें लेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग से भी लेगा, इकोनॉमिक्स, स्टार्ट, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, देन मैनेजमेंट सबसे लेता है, ठीक है। देन आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप क्या है, तो देखो सबसे पहले है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग से जो डेटा जनरेट होता है ना वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूज करती है। अब मैम कौन कौन सा डेटा यूज करती है, जैसे बैलेंस शीट यूज करती है, P&L अकाउंट यूज करती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी यूज करती है ताकि बिजनेस की परफॉर्मेंस और पोजीशन देख सके। देन नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग से भी जो भी डेटा जनरेट होता है ना वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूज करती है, जैसे कि कॉस्ट को कंट्रोल करने में, कॉस्ट को रिड्यूस करने में, प्राइसिंग करने में या प्रॉफिट प्लानिंग करने में। देन नेक्स्ट आता है बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो हेल्प करती है बजट और फोरकास्ट को प्रिपेयर करने में, जो कि हेल्प करता है मैनेजमेंट को कि वो फ्यूचर के ऑपरेशंस के प्लान बना सके और रिसोर्सेज को बहुत ही एफिशिएंटली एलोकेट कर सके। जो बजट है वो एक तरीके से स्टैंडर्ड की तरह भी सर्व करता है फॉर द परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। देन नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। देखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग एनालाइज करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बहुत सारी टेक्निक्स को यूज करके, जैसे रेशियो एनालिसिस, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड ट्रेंड एनालिसिस। ये हेल्प करता है मैनेजमेंट को कि वो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है ना बिजनेसेस की उनको समझ पाए। देन आता है मैनेजमेंट रिपोर्टिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो प्रिपेयर करती है टाइमली और रेलेवेंट रिपोर्ट डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लिए। ये जो रिपोर्ट है ये हेल्प करती है मैनेजमेंट को कि वो मॉनिटर कर सके परफॉर्मेंस को, आइडेंटिफाई कर सके कि कहाँ डेविएशन हुआ है और अगर डेविएशन हुआ है तो करेक्टिव एक्शन भी ले सके। देन नेक्स्ट इज इंटरनल कंट्रोल एंड द इंटरनल ऑडिट। देखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है ना वो एक तरीके से इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्टैब्लिश करती है। एक तो होता है आपका एक्सटर्नल ऑडिट। एक्सटर्नल ऑडिट अभी अगर आप 5th सेमेस्टर में हो, अगर आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हो तो ऑफकोर्स आप 5th सेमेस्टर में ही होंगे, है ना। तो अब आपकी प्लेसमेंट आएगी, उसमें बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम के लिए
बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम के लिए जो स्पेसिफिकली आती है ना, वो ऑडिट एसोसिएट के लिए होती है, डेलॉइट, केपीएमजी सब इसीलिए आती है। तो वो जिस प्रोफाइल के लिए आती है दैट इज एक्सटर्नल ऑडिट। एक्सटर्नल ऑडिट में क्या होता है कि कोई और आके आपकी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखता है कि आपने सही तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं या नहीं बनाए हैं, दैट इज एक्सटर्नल ऑडिट। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक्सटर्नल ऑडिट नहीं, इंटरनल ऑडिट करता है, क्योंकि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग से जो भी रिपोर्ट आती है ना, उसको एनालाइज करके हम देख सकते हैं कि कहाँ पे गड़बड़ हुई है, कहाँ पे कहीं पे इनएक्यूरेसी तो नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं होने वाला है या हो तो नहीं चुका है, तो वो सारी चीज़ें हम देख पाते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल भी छोड़ के जाने के बारे में बिल्कुल मत सोचना, ठीक है। सबसे पहले मीनिंग देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको समझा ही चुकी हूँ ऊपर। तो इसमें क्या होता है, हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है, हम रिकॉर्ड एनालाइज करते हैं कॉस्ट को जो इनकर्ड हुई है कोई भी गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस करने में, ठीक है, और फिर हम कॉस्ट कंट्रोल करते हैं। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या करते हैं, कलेक्ट, एनालाइज, इंटरप्रेट करते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को, ताकि मैनेजमेंट को हेल्प हो सके प्लानिंग, डिसीजन और कंट्रोलिंग में, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ओवरऑल प्रॉफिट पता करना, फाइनेंशियल पोजीशन पता करना। कॉस्ट अकाउंटिंग में ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम कंट्रोल कर पाए कॉस्ट को, प्रोडक्ट की और सर्विसेज की। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके मैनेजर प्लानिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग और कंट्रोलिंग के लिए। देन यूजर्स, देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के यूजर्स कौन होते हैं, एक्सटर्नल यूजर। कॉस्ट अकाउंटिंग के मेनली इंटरनल होते हैं, जैसे कि कॉस्ट डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन या मैनेजर, ठीक है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के तो सिर्फ इंटरनल यूजर ही होते हैं। देन नेचर क्या होता है, ये हिस्टोरिकल नेचर होता है, क्यों, क्योंकि जो पास्ट में ट्रांजेक्शन हो चुके हैं उनको रिकॉर्ड करता है। कॉस्ट अकाउंटिंग का जो नेचर है वो हिस्टोरिकल भी होता है एज वेल एज एनालिटिकल भी होता है, क्योंकि ये कॉस्ट को एनालाइज भी करता है। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का नेचर फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, क्योंकि ये प्लानिंग पे और फोरकास्टिंग पे फोकस करता है। लीगल रिक्वायरमेंट, देखो ये मैंडेटरी है अंडर द कंपनी एक्ट, मतलब आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग करना जरूरी है अंडर द कंपनी एक्ट 2013, ठीक है। देन जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो कंपलसरी नहीं है सारे बिजनेसेस के लिए, लेकिन कुछ बिजनेसेस के लिए है। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो कंपलसरी है ही नहीं, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट करते हैं, क्यों, ताकि उनको इन्फॉर्मेशन मिल सके। अब यहाँ पे आता है इन्फॉर्मेशन कौन यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यूज़ होती है, यहाँ पे कॉस्ट रिलेटेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यूज़ होती है, यहाँ पे फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दोनों तरीके की यूज़ होती है। यहाँ पे मैंने एक चार्ट यहाँ पे अटैच करा है ताकि आप बहुत ढंग से फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिफरेंस समझ सकें, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज कॉस्ट कंट्रोल। देखो जब भी आप किसी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो तो क्या करते हो, आपने पहले से कुछ सोच रखा है कि ये चीज़ ऐसे होगी। अब अगर वो अलग तरीके से हो रही होती है तो आप क्या करते हो कि जैसे हमने सोचा है वैसे ही हो, दैट इज कंट्रोल। अगर आपने सोचा है कि आपकी चीज़ें इस तरीके से वर्क करें बट वो वैसे वर्क नहीं कर रही हैं, तो आप क्या करोगे, कुछ ना कुछ तिगड़म बैठाओगे, उसी चीज़ पे लेके आओगे। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, सबसे अच्छा आपने सोचा है कि आप जो है 31 अगस्त तक अपनी 2-2 यूनिट पूरी कंप्लीट कर लोगे, किसकी, सारे सब्जेक्ट की, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की भी, इनकम टैक्स की भी और जो बाकी आपका सब्जेक्ट है सबकी। लेकिन आपने देखा कि 15 अगस्त हो गई है बट अभी तक मेरी एक यूनिट भी कंप्लीट नहीं हुई, तो अब आप क्या करोगे, आपने देख लिया कि अरे 15 अगस्त हो गई, यूनिट तो कंप्लीट नहीं हुई, तो अब आप पढ़ना चालू करोगे। मतलब आपने क्या किया, आपका जो प्लानिंग था उसको कंपेयर करा किससे, एक्चुअल आपका जो परफॉर्मेंस चल रही है, एंड देन उसके बाद एक्शन एनालाइज करके करेक्टिव एक्शन लिए। करेक्टिव एक्शन क्या, आपने पढ़ना शुरू कर दिया। बस यही होता है कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल में क्या होता है, हम रेगुलेट, मॉनिटर और रिड्यूस करते हैं कॉस्ट को। कैसे, हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल कॉस्ट को प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड जो हमने सेट कर रखा है, और अगर वो डेविएशन हो रहा होता है ना तो फिर हम करेक्टिव एक्शन लेते हैं जहाँ भी हमें डेविएशन दिखाई देता है, ठीक है। ये जो डेविएशन होता है ना, एक्चुअल कॉस्ट और हमारी जो प्लानिंग वाली कॉस्ट है उसके बीच में अगर कोई डेविएशन हो रहा होता है ना तो उसको बोलते हैं वेरिएंस। अब मैम आप ये क्यों बता रही हो वेरिएंस, क्योंकि आगे चल के आपका पूरा एक चैप्टर होगा वेरिएंस का, और वेरिएंस का चैप्टर काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट पड़ता है, तो आपको अभी से थोड़ा आइडिया हो जाना चाहिए कि व्हाट इज़ वेरिएंस। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो कॉस्ट है वो प्रिस्क्राइब लिमिट जो है उसके अंदर है। जैसे आपने क्या सोचा था 31 अगस्त तक सब करना है, तो ये प्रिस्क्राइब लिमिट थी, इसी के अंदर आपका सारा रहना चाहिए। वैसे ही अगर आपने किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट सोच ली कि 20 रुपये होनी चाहिए तो वो 20 ही रुपये हो, आप यही कोशिश करोगे। और ध्यान ये रखोगे कि आपकी क्वालिटी पे इफेक्ट ना पड़े, आपकी एफिशिएंसी पे इफेक्ट ना पड़े। मतलब आपने 2-2 यूनिट तो कर ली सारे सब्जेक्ट की, लेकिन
एक भी यूनिट ऐसी नहीं करी कि आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो, है ना। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी। आपको अगर कुछ भी प्रिपेयर करना है तो आप ऐसे ही सोचोगे कि बेस्ट तरीके से प्रिपेयर हो, तो विदाउट अफेक्टिंग द क्वालिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन। अब यहाँ पे एक ऑफिशियल डेफिनेशन मैंने ऐड कर दी है। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ कोस्ट कंट्रोल। कोस्ट कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अननेसेसरी कोस्ट जो है ना उसको कम कर लेना, मतलब जो एलिमिनेट कर देना वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को, वाइल मेंटेनिंग रिक्वायर्ड लेवल ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रॉफिट को बढ़ाना। लो कॉस्ट इंक्रीज करता है प्रॉफिट जो भी अर्न करा है बिजनेस ने विदाउट अननेसेसरी इंक्रीजिंग अ सेल। देन नेक्स्ट इज टू इंश्योर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये हेल्प करता है मैनेजमेंट को कि वो बेस्ट यूज करे मटेरियल का, लेबर, मशीनरी का, ताकि रिसोर्सेज वेस्ट ना हो। देन नेक्स्ट इज टू कंपेयर एक्चुअल कॉस्ट विद स्टैंडर्ड। ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। देन फैसिलिटेट अ बेटर डिसीजन मेकिंग। एक्यूरेट कॉस्ट इन्फॉर्मेशन जो है ना वो हेल्प करती है मैनेजर को कि वो इन्फॉर्म डिसीजन ले सके प्राइसिंग, प्रोडक्शन और बजटिंग के रिगार्डिंग। देन टू इंक्रीज द ऑपरेशनल एफिशिएंसी। कोस्ट कंट्रोल आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करती है बाय आइडेंटिफाइंग इनएफिशिएंसी कहाँ कहाँ है, मतलब कहाँ कहाँ आप इनएफिशिएंट हो रहे हो। देन इंकरेज करती है कि आप करेक्टिव एक्शन लो। फॉर एन एग्जांपल, आपने क्या देखा कि आप क्यों नहीं अपनी 2 यूनिट पूरी कर पाए 15 अगस्त तक, अभी तक कुछ भी काम क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आप जो है 4 घंटे रील स्क्रॉल कर रहे हो। क्या कह रहे हो मैम? हम तो अभी भी रील स्क्रॉल कर रहे हैं, अभी भी बस आपका लेक्चर बंद करके 2 मिनट रील चलाने का ही मन कर रहा है। मत करो, पूरा लेक्चर कंप्लीट करना फिर रील चलाना। देन आ जाता है स्टेप इन अ कोस्ट कंट्रोल। कोस्ट कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से स्टेप हमें लेने पड़ते हैं? तो सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड स्टैब्लिश करना पड़ता है। प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड हमने स्टैब्लिश कर लिया, जैसे कि हमने 120 यूनिट का स्टैंडर्ड स्टैब्लिश किया। देन उसके बाद हम क्या करते हैं? एक्चुअल कोस्ट को कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड कोस्ट से। हमने एक्चुअल कोस्ट को कंपेयर किया तो हमारी एक्चुअल कोस्ट थी 130, हमने स्टैंडर्ड सेट किया था 120, डिफरेंस कितने का आ गया? 10 का आ गया। देन हम इस वेरिएंस को एनालाइज करते हैं कि ये जो 10 रुपये का डिफरेंस आया है ये कैसा डिफरेंस है? अनफेवरेबल। अनफेवरेबल डिफरेंस क्यों है? अगर मान लो तुमने प्री डिटरमाइंड कोस्ट सेट करी होती 130 और तुम्हारी एक्चुअल कोस्ट होती 120, तब तो तुम्हारा 10 रुपये का होता फेवरेबल, क्योंकि तुम फायदे में हो, तुमने कोस्ट कम करके रख रखी है। बट अभी क्या है, आपने 120 की प्री डिटरमाइंड कोस्ट सेट की थी बट आपका एक्चुअल कोस्ट 130 आया, मतलब 10 रुपीज़ आपका अनफेवरेबल है। तो अब ये अनफेवरेबल क्यों हुआ, क्या रीज़न था, वो आप यहाँ पे एनालाइज करोगे। एनालाइज वेरिएंस का मतलब होता है रीज़न एनालाइज करना, ठीक है। देन फिर आप करेक्टिव एक्शन लेते हो कि किस तरीके से आप ये जो एक्सेस कोस्ट है इसे हटा सकते हो, रीअक्रेंस को प्रिवेंट कर सकते हो। देन लास्ट होता है कंटिन्यूस मॉनिटरिंग। मतलब आप ये ना, कोस्ट कंट्रोल एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कर लिया और हो गया काम खत्म। मतलब जैसे सरकारी नौकरी जैसा नहीं है कि एक बार क्लियर कर लिया तो फिर आप परमानेंट हो गए, ऐसा नहीं रहता। ये क्या है? कंटिन्यूस प्रोसेस, आपको बार बार कंटिन्यूसली करना पड़ता है। अब कोस्ट कंट्रोल की जो टेक्निक है वो कौन कौन सी है? बजटरी कंट्रोल और स्टैंडर्ड कोस्टिंग। इनको बस याद रखना। अभी आपको क्या करना है? बस इन्हें एक जगह कहीं दिमाग में सेट कर लेना है, इससे ज़्यादा इन्हें कुछ नहीं करना, लेकिन सेट करना है, भूल मत जाना। टेक्निक क्या है कोस्ट कंट्रोल की? बजटरी कंट्रोल और स्टैंडर्ड कोस्टिंग, ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कोस्ट रिडक्शन। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी ये रहेगी कि आपको कोस्ट कंट्रोल में और कोस्ट रिडक्शन में डिफरेंस समझना होगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोस्ट कंट्रोल एंड कोस्ट रिडक्शन। कोस्ट रिडक्शन जो है ना वो एक ऐसा प्रोसेस है जहां आप कोस्ट को परमानेंटली नीचे लेके आते हो। परमानेंटली आप उसे रिड्यूस कर देते हो विदाउट अफेक्टिंग अ क्वालिटी, परफॉर्मेंस और सूटेबिलिटी ऑफ इट्स इंटेंडेड यूज। यहाँ पे आप अननेसेसरी कोस्ट को परमानेंटली एलिमिनेट कर देते हो और इम्प्रूव करते हो एफिशिएंसी को। ये जो परमानेंटली वर्ड में बार बार बोल रही हूँ ना, एम्फेसाइज कर रही हूँ, इसको दिमाग में सेट करना। अगर कोस्ट रिडक्शन है दैट मीन्स परमानेंट होगा। जो कोस्ट कम हो रही है ना वो कोई टेम्परेरी बेसिस पे नहीं हो रही है कि अभी जो एक कुरकुरा है, ठीक है, उसकी कोस्ट अभी फिलहाल के लिए मैंने 10 रुपये कर दी है, ठीक है, ऐसा नहीं हो रहा। परमानेंटली उसको 10 रुपये कर दिया है, दैट इज कोस्ट रिडक्शन। अगर फिलहाल के लिए की है 10 रुपये तो दैट इज कोस्ट कंट्रोल। अब करेक्टरिस्टिक क्या होती है इसकी? तो ये रियल रिडक्शन होता है कोस्ट में, मतलब जेन्युइनली डिक्रीज करा जाता है कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, सिर्फ रिड्यूस नहीं करा जाता टेम्परेरी बेसिस पे। देन ये परमानेंट इन नेचर होता है, मतलब ये अगर एक बार मैंने कुरकुरे की कोस्ट 10 रुपये कर दी तो फिर वो हमेशा के लिए 10 रुपये हो गई है। कॉन्टिन्यूस एंड परमानेंट होता है, टेम्परेरी सेविंग नहीं होता कि टेम्परेरी सेविंग मतलब मार्केट कंडीशन अच्छी चल रही थी, सीजनल फैक्टर आ गया तो टेम्परेरी बेसिस पे कर दिया, नहीं, परमानेंट बेसिस पे होता है।
कॉम्प्रोमाइज़ कुछ नहीं होता क्वालिटी के साथ। ऐसा नहीं कि 20 रुपये से अगर 10 रुपये करनी है तो मैंने क्या किया, कुरकुरे का साइज़ छोटा कर दिया। नहीं, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं होगा, परफॉर्मेंस से कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं होगा। देन ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, ये भी ऑनगोइंग प्रोसेस होता है कॉस्ट कंट्रोल की तरह। ये इसमें क्या होता है, हम एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं क्योंकि हम जो वेस्ट है उसको एलिमिनेट कर देते हैं, प्रोसेसिंग को सिंप्लीफाई कर देते हैं। देन इनकरेज इनोवेशन, कॉस्ट रिडक्शन जो है वो प्रमोट करता है कि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, प्रोडक्शन जो मेथड है उसको इंप्रूव करें, तभी तो हम परमानेंटली रिड्यूस कर पाएंगे। देन स्कोप क्या होता है कॉस्ट रिडक्शन का, मतलब हम कहाँ कहाँ कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट के डिज़ाइन में ही हम रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे? हम प्रोडक्ट का जो डिज़ाइन है ना उसको इंप्रूव कर देंगे, जिससे क्या होगा कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, लेकिन क्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देन उसके बाद हमने क्या किया, प्रोडक्शन मेथड अपना बदल दिया। हमने क्या किया, इंप्रूव प्रोडक्शन टेक्निक का यूज़ किया, ऑटोमेशन का यूज़ किया, बेटर मशीनरी लेके आ गए। इससे क्या हुआ, हमारी जो कॉस्ट है वो कम हो गई। देन हमने क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन एंड द मेथड, मतलब हमने ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो इंप्रूव कर दिया, वर्क मेथड इंप्रूव कर दिया, सुपरविजन को इंप्रूव कर दिया, ये जो कम्युनिकेशन है उसको रिड्यूस करके एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को कम कर दिया। ठीक है। देन उसके बाद क्या है, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, हमने जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस थी वो कम कर दी। पहले हमारे 5 रुपये लग रहे थे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, अब सिर्फ 2 रुपये लग रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, हमारी टोटल कॉस्ट कम हो गई। देन हमने क्या किया, फिर फाइनेंस का मतलब क्या है कि पहले आपने जो लोन लिया था वो बहुत ही हाई इंटरेस्ट पे लिया था, आपने उसको रीपे कर दिया और फिर लो इंटरेस्ट पे फाइनेंसिंग कर ली। देन नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं कि हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर सकते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट मतलब हमने क्या किया, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री का यूज़ कर लिया। अब जो लोग कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ के आए हैं, क्या कह रहे हो मैम हमने पढ़ी है, आपसे आप ही से पढ़ी है कॉस्ट अकाउंटिंग, बहुत ढंग से पढ़ी है। मुझे यही उम्मीद थी कि अगर आपने मुझसे ढंग से कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी है तो आपको अभी भी याद होगा कि व्हाट इज जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री। अब जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री अगर आपने यूज़ कर लिया तो आपकी स्टोरेज कॉस्ट कम हो गई, स्पॉइलेज कम हो गई, वेस्ट कम हो गया। तो इससे क्या हुआ, आपकी जो कॉस्ट है वो परमानेंटली कम हो गई। ठीक है। अब कौन कौन से टूल एंड टेक्निक होते हैं कॉस्ट रिडक्शन के, वो देखो। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कॉस्टिंग होता है, बजटरी कंट्रोल होता है, इन्वेंट्री कंट्रोल होता है, प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल होता है, स्टैंडर्डाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन, वैल्यू चेन, ऑटोमेशन, ये बहुत सारी हैं, टोटल 14 हैं। आपको ये याद नहीं करनी, गुड न्यूज़ इज़ दैट कि आपको ये याद नहीं करनी, आप इनमें से कोई 5 याद कर लो, 5 मैक्सिमम है, 5 याद कर लो। वो इसलिए कि कभी कभी ना क्वेश्चन आ जाते हैं कि आप जो है ये जो कॉस्ट रिडक्शन की टूल एंड टेक्निक है उनके नाम बताओ। तो अगर आपको 5 याद होंगे, मैक्स 5 पूछ सकता है, इससे ज़्यादा तो नहीं पूछेगा, तो आप आराम से लिख सकते हो। इसी के साथ आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की यूनिट 1 होती है कंप्लीट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, वीडियो को हाइप भी करो। नोट्स से मैं आपको पढ़ा रही थी, ये नोट्स आप परचेस कर सकते हो और इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू। के साथ साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।